आते हुए आम्रपाली ने कहा, लेकिन गुरुपिता, आपने जिस श्री विद्या को सालों इस प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था, उसने आपको और वैशाली को धोखा दिया है। ये सुनकर कुमार भट्ट सन्न रह गए। आम्रपाली का हाथ छोड़ उसकी आंखों में देखकर कुमार भट्ट ने कहा, जो भी हो, लेकिन एक नृत्याचार्य की पुत्री का नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना राजद्रोह है। आम्रपाली ने कहा, आपने मुझे पाला जरूर है, लेकिन मेरे असली पिता आप नहीं बल्कि महानमन है। इस कारण मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सामर्थ्य हूँ। कुमार भट्ट को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस पुत्री को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, आज वो उनके विरुद्ध खड़ी थी। ये सुनने के बाद कुमार भट्ट लाचार होकर आम्रपाली की आंखों में देखते रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। सभी नर्तकियां मंच पर आ जाएं। मंत्री द्वारा घोषणा हुई। घोषणा सुन सभी नर्तकियां मंच के नजदीक आती हैं। इसी बीच खबर सुनाई गई कि वैशाली की तरफ से नगर वधु प्रतियोगिता में भाग लेने वाली कुमार भट्ट की शिष्या श्री विद्या प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। ये सुनकर सबके मन में एक ही सवाल था, जब वैशाली की ही नर्तकी प्रतियोगिता में नहीं होगी तो निर्णय कैसे होगा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अब कौन करेगा वैशाली का प्रतिनिधित्व। और तभी आम्रपाली, जो कुमार भट्ट की आंखों में देख रही थी, रुकिए, ये बोलकर वो मंच पर आती है। मैं आम्रपाली वैशाली नगर का प्रतिनिधित्व करूंगी। सब हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। ये वैशाली का प्रतिनिधित्व करेगी, आखिर ये है कौन। राजमहल में संशय की स्थिति थी। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है जो वैशाली का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। मंत्री ने कहा, देवी, आपका परिचय। मैं आम्रपाली सैनिक महानमन की पुत्री हूँ और कुमार भट्ट मेरे दत्तक पिता है। पूरी सभा हैरान थी। एक नर्तकी ने विरोध करते हुए कहा, नृत्याचार्य की बेटी इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकती है, ये नियम के विरुद्ध है। एक नर्तकी ने विरोध करते हुए कहा। मंत्री ने कहा, देवी, आपने सुना नहीं, आम्रपाली कुमार भट्ट की अपनी पुत्री नहीं है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। नगर सभासदों द्वारा आम्रपाली को नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और उसे राजमहल में विश्राम करने भेज दिया जाता है। राजमहल के भीतर बढ़ते हुए आम्रपाली को कुछ याद आता है। उसके कदम यकायक रुक जाते हैं। राज्य मंत्री उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ देवी, कोई परेशानी है। आम्रपाली ने बहुत ही आदर के साथ कहा, मैं पूर्व नगर वधु श्री मालू से मिलना चाहती हूँ। उसकी मांग सुनकर मंत्री हैरान था। देवी, ये संभव नहीं है, प्रतियोगिता से पहले नगर वधु से नहीं मिल सकती आप। आम्रपाली ने जोर देते हुए कहा, बस एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। मंत्री आम्रपाली की बात मान जाता है। आम्रपाली को श्री मालू के कमरे में लेके जाया जाता है। आम्रपाली धीमे धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उस इंसान से मिलने जिसने साल भर पहले उसका मजाक उड़ाया था, जिसने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। वो उस कमरे के द्वार पे आकर एक पल के लिए रुकी, जैसे कि वो खुद को इस पल के लिए तैयार कर रही हो। ये कक्ष वैशाली नगर की वधू का था, जिसकी एक झलक पाने के लिए मर्द अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। आम्रपाली दरवाजे को धीमे से अंदर धकेलते हुए कक्ष में प्रवेश करती है। सामने वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत, सबके दिलों को जीतने वाली अप्रतिम सुंदरता की प्रतिमा वैशाली की नगर वधु श्री मालू बैठी थी। उसका मुख थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा था, जैसे कि किसी ने उससे कोई सबसे प्यारी वस्तु छीन ली हो। कौन हो तुम? श्री मालू ने आम्रपाली की तरफ देखते हुए पूछा। आम्रपाली ने श्री मालू की तरफ आत्मविश्वास से भरी आंखों से देखते हुए कहा, जी, मैं आम्रपाली हूँ, महानमन की पुत्री। श्री मालू ने आम्रपाली को ऊपर से नीचे तक नजर डालते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ही हो वो आम्रपाली जिसके लिए लोग लड़ रहे थे, वैशाली की होने वाली नगर वधू। याद है, मैं 1 साल पहले जब आप मेरे गुरु से मिलने उनके घर आई थी, आपसे मिली थी, तब आपने क्या कहा था? श्री मालू सोच में पड़ गई। उसका रोज इतने सारे लोगों से मिलना हुआ था कि किसी की बात तो दूर, उसे शक्ल तक याद नहीं रहती थी। मैंने साल भर पहले आपको गुरु पिता के घर देखा था।
आपकी सुंदरता, आपके ठाट, आपकी साज सज्जा को देखकर मेरे जैसी भोली लड़की ने आपसे नगर वधु बनने की इच्छा जताई थी। तब आपने मेरे रूप, मेरे व्यवहार, मेरे साज श्रृंगार, मेरी बुद्धिमत्ता पे प्रश्न उठाए थे। कहा था मुझ जैसी साधारण लड़की नगर वधु नहीं बन सकती। मगर देखिए ना, आज लोग मुझसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं। श्री मालू ने हंसते हुए पूछा। तो तुम मेरे किए हुए उस अपमान का बदला लेने आई हो? नहीं, बस इस बार अपने गुरु को अपमान से बचाने आई हूँ। सोचा एक बार आपसे भी मिलकर कह दूं कि हर साधारण दिखने वाली चीज बेकार नहीं होती। नगर वधु श्री मालू जोर जोर से हंसने लगी। मैंने दुनिया देखी है आम्रपाली, तुम भोली हो। तुम तब भी नहीं जानती थी कि नगर वधु क्या होती है और आज भी नहीं जानती। अफसोस। चली जाओ आम्रपाली, भाग जाओ इस राजमहल से, इस नगर से। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। आम्रपाली ने श्री मालू को ऊपर से नीचे तक देखा। आज श्री मालू उसे एक डरी हुई, हारी हुई औरत की तरह दिख रही थी। उसने श्री मालू से कहा, नहीं जाऊंगी यहाँ से जब तक अपने कर्तव्य का पालन न कर लूं। नृत्य प्रतियोगिता जितना मेरा ध्येय नहीं, उसमें भाग लेना मेरा ध्येय है, ताकि मेरे गुरु पिता पर कोई उंगली न उठाए कि उनके पास कोई ऐसी शिष्य ही नहीं जो इस प्रतियोगिता के लायक हो। आम्रपाली का नगर वधु बनने का उत्साह देखकर श्री मालू हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई नगर वधु बनने के लिए इतना उत्साहित कैसे हो सकता है। उसे मन ही मन आम्रपाली के लिए बुरा महसूस होने लगा। उसे समझ आया कि आम्रपाली इस नगर वधु की असलियत से अभी तक अनजान है। उसे नहीं पता है कि नगर वधु बनना एक सौभाग्य नहीं, अभिशाप है। एक ऐसा अभिशाप जो एक स्त्री का पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। आम्रपाली, क्या तुम्हें पता है कि नगर वधु का मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे पता है और मैं बनने के लिए भी तैयार हूँ। आप देखना, मैं अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर वधु कहलाई जाऊंगी। मुझे पछतावा हो रहा है कि काश मैं उस दिन तुम्हें इस नगर वधु की सच्चाई बता देती, तो आज तुम इस महल में ऐसे बेड़ियों में बंधी ना खड़ी होती। आम्रपाली ने थोड़ा अकड़ दिखाते हुए कहा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नगर वधु बनना कोई बेड़ियों में बंधना थोड़ी ना है। ये तो बेड़िया हटने जैसा है। आज मैं कितना आजाद महसूस कर रही हूँ। आप ये सब मुझे केवल इसलिए बोल रही है ना क्योंकि आपको मुझसे जलन हो रही है? मेरी सुंदरता, मेरी काबिलियत से आपको ईर्ष्या हो रही है? नहीं आम्रपाली, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो और मुझे समझनी भी नहीं है। मैं बस यहाँ आपसे एक बार मिलने आई थी और आपको याद दिलाने आई थी कि जिसको एक दिन आपने नकारा और गवार बोला था, आज वो वैशाली की नगर वधु बनने जा रही है। अब मैं चलती हूँ। इससे पहले कि श्री मालू कुछ और बोलती, आम्रपाली तेजी से उनके कक्ष से बाहर निकल गई और दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पूरे महल में गूंज गई। तुम्हें अभी जरूर लोगों की चकाचौंध में इस नगर वधु की असलियत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा असलियत से सामना होगा, दोबारा कभी किसी को नगर वधु बनने के लिए नहीं बोलोगी। श्री मालू ने बड़े दुखी भाव से मन में सोचते हुए कहा। आम्रपाली अभी नगर वधु के कमरे से निकली ही थी कि उसने एक नव युवक को अंदर जाते हुए देखा। इतना सुंदर नव युवक उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये है कौन। आम्रपाली उत्सुकतावश फिर से नगर वधु श्री मालू के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी जोर से वो दरवाजा बंद हो गया। आम्रपाली ने दरवाजे पर खड़े कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। उसने उस कक्ष की तरफ बनी एक खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नव युवक अपने से 2 गुने उम्र की नगर वधु के सामने उसके बाजू को जोर से भींचे खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। श्री मालू के वक्ष का वस्त्र नीचे गिर चुका था। वो याचना कर रही थी, मान्यवर, आज नहीं करवाइए मुझसे ये सब। आज नगर वधु के रूप में मेरा अंतिम दिन है। आज आपकी दी हुई पीड़ा को नहीं सह पाऊंगी मैं। वो नवयुवक अब आदमी नहीं, राक्षस सा लग रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, श्री मालू, तुम मुझे क्या इस नगर के किसी भी पुरुष को संभोग से मना नहीं कर सकती। अभी भी नगर वधु हो तुम पर वैशाली नगर के सारे पुरुषों का हक है। और फिर उसने श्री मालू को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया।
वैशाली की नगर वधू एक पठार की मूर्ति की तरह उस नवयुवक की जकड़ में खड़ी थी। आम्रपाली एक पल भी वहां नहीं ठहर पाई। ये तो गलत है। नहीं, ये सच नहीं है। एक नगर वधू? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आम्रपाली के कांपते होठों से कुछ शब्द निकले जो बस उसी के कानों तक पहुंच पाए। वो उस कमरे से, नगर वधू से, उस प्रतियोगिता से दूर भाग जाना चाहती थी। उसने सभागृह में हर्षदेव को ढूंढा और उसे खींचते हुए उस राजमहल से बाहर निकल गई। उसके कदम उसके घर की तरफ ही थे। हर्षदेव ने कई बार पूछा, आम्रपाली क्या हुआ, बताओ तो। मगर वो बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी, मुझे पिताजी के पास पहुंचना है। वो समझ गई थी कि क्यों उसके पिता और गुरु पिता उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देना चाहते थे। अपने गुरु के सम्मान को बचाने के लिए उसे इतनी भारी कीमत देनी पड़ेगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो हताश भागे जा रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी और घबराहट से गला सूख रहा था। वो दौड़ती हुई उस आम के बगीचे में पहुंची जहां उसके पिता हारे हुए से बैठे थे। उसे इस अवस्था में देख महानमन आता चौंक गए। अरे आम्रपाली, क्या हुआ? महानमन चिंता जताते हुए उसकी तरफ बढ़े। आम्रपाली ने खुद को संभालते हुए कहा, पिताजी, मुझे वैशाली की नगर वधू नहीं बनना है। मुझे बस आपकी बेटी बनकर रहना है। आम्रपाली के मुंह से इन शब्दों को सुनकर महानमन के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई बेटी को गले लगा लिया और धीरे से बोले, मेरी बच्ची, अब तुम अपना नाम इस प्रतियोगिता से वापस नहीं ले सकती। वो राजद्रोह कहलाएगा और इसके लिए तुम्हें और मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसी वक्त एक सैनिक की आवाज आई, आम्रपाली, आपको इसी वक्त महल चलना होगा। सैनिकों, मदद करो इनकी। जैसे ही आम्रपाली पलटी, उसने देखा उसी बगीचे में एक पेड़ के पीछे कोई शख्स छुपकर उसे देख रहा था। हमारे साथ इस कहानी का अगला एपिसोड